हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम वेक्टर को कंप्लीट करेंगे। 1 to 11 चैप्टर हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। ठीक है, अगर अब तक इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम चैप्टर को कंप्लीट कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल होगी। अगर मैथ्स में अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब तक नहीं किया है तो। चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर, तो वेक्टर क्या होता है भाई, उससे पहले हम जान लेते हैं कि दो टाइप की क्वांटिटी होती है। एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है और एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, डेफिनेट मैग्नीट्यूड होता है। डेफिनेट मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे कि भाई कोई भी एक लेंथ है तो ये कितने सेंटीमीटर की है, या मीटर में मेजर कर रहे हैं तो कितने मीटर की है, तो ये इसका क्या हो गया, डेफिनेट मैग्नीट्यूड हो गया। और नो डायरेक्शन, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, एक निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरी हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वो उसका क्या हो गया, डेफिनेट मैग्नीट्यूड हो गया। 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं जैसे। ठीक है, और किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वो एक डेफिनेट डायरेक्शन हो गई। मतलब वो क्वांटिटियाँ जिनका एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड हो और एक डेफिनेट डायरेक्शन हो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और जिसमें केवल डेफिनेट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें तो वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है, मतलब वेक्टर पढ़ना है। तो इसकी नोटेशन की बात करें कि वेक्टर को लिखा कैसे जाएगा, तो ये देखिए भाई, इनिशियल पॉइंट होता है, ये क्या होता है, फाइनल पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करने से ये जो लाइन बनी है ना, ये आपका वेक्टर बन गया और ये इसकी डायरेक्शन शो कर रखी है। तो इसको आप दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखना चाहें तो ए से बी की तरफ एरो जा रही है ना, तो ऐसे लिखेंगे आप A to B। और अगर आपको इसको स्मॉल लेटर में लिखना है तो सिंगल लेटर से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, कि यानी कि कैपिटल में लिखना है तो डबल लिखने पड़ेंगे और स्मॉल लेटर में लिखना है तो सिंगल लेटर से भी आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको स्टार्टिंग वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और इसको फाइनल या फिर टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलेंगे। उसके बाद आ जाती है बात हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, वेक्टर की लेंथ कितनी है, उसको हम कैसे लिखते हैं, मोड से लिखते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ए बी वेक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आ जाता है नल वेक्टर या वॉइड वेक्टर। तो कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या आए, 0 आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर, वॉइड वेक्टर या जीरो वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर, नाम से पता लग रहा है यूनिट। यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। कई बार क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए भी आपको बोल दिया जाता है। तो कभी भी किसी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, जैसे अभी पीछे हमने ए बी वेक्टर लिखा था, तो इस ए बी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आप इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। यानी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वो एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम चलते हैं आगे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, तो कोई भी दो वेक्टर इक्वल, 3 कंडीशन होगी तब होंगे। एक तो वो पैरेलल होनी चाहिए, दूसरा उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और तीसरा उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे कि ये पैरेलल भी है, डायरेक्शन सेम है और लेंथ भी इक्वल है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। उसके बाद आ जाता है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करे, सेम प्लेन में लाई करे, उनको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, फ्री होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए इनके बारे में, क्योंकि इन पे बेस MCQ बनते हैं हमारे, तो थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलते हैं। फ्री वेक्टर क्या होता है, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, यानी कि फ्री हो। ठीक है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो। लाइक वेक्टर क्या होंगे, जिनकी सेम डायरेक्शन हो। और अनलाइक वेक्टर क्या होंगे, जिनकी डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन होंगे तो लाइक वेक्टर, और डिफरेंट डायरेक्शन होगी तो अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब है, को का मतलब सह बिंदु, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो सेम होना चाहिए, यानी कि सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे OA, OB, OC तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, O है, तो इनको हम क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा नेगेटिव वेक्टर। तो जैसे ये मैंने AB वेक्टर लिखा है और यहाँ पर भी मैंने AB वेक्टर लिखा है, तो लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लेंथ दोनों की सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो आप लिख सकते हैं कि AB एक वेक्टर था और उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -BA। BA जो होगा उसका क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा, लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कोलिनियर वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर लाई करे, जैसे ये AB एक ही लाइन पर लाई कर रहा है और BC भी एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये कैसे वेक्टर हैं भाई, कोलिनियर वेक्टर है। साथ ही आप याद रखें कोलिनियर वेक्टर की ये कंडीशन कि एक वेक्टर दूसरे का m टाइम्स होता है। एक वेक्टर दूसरे का क्या होता है, m टाइम्स होता है, और m यहाँ पर क्या है, कोई स्केलर है, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में क्या होगा भाई, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पर इक्वल है तो उनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। चेक कैसे करेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चेक कैसे करेंगे, एक वेक्टर दूसरे का क्या होगा, m टाइम होगा, और यहाँ पर भी m आपका क्या है, स्केलर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन भी यही है, पैरेलल की कंडीशन भी यही है। तो कोलिनियर के अंदर एक पॉइंट आपको कॉमन मिलेगा, जैसे यहाँ पर b यहाँ पर भी दिख रहा है, b यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, एक पॉइंट क्या मिलेगा, कॉमन। जबकि पैरेलल के अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, यहाँ AB है और यहाँ पर क्या है, CD है, ठीक है, ये है इसकी पहचान। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर है या फिर पैरेलल वेक्टर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, और यहाँ से आप काफ़ी सारी बातें समझेंगे, यानी कि वेक्टर का बेस यहाँ से शुरू होता है। असली सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करेंगे एक ही एग्जाम्पल से, इसलिए ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए यहाँ पर हमने ये एक ए पॉइंट लेट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x1 y1 z1, 3D के अंदर बात कर रहे हैं, और ये बी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो सबसे पहली बात हम समझने जा रहे हैं कि इन ए बी पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे। तो भाई x एक्सिस के सिमेट्रिक जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम i से लिखते हैं, y एक्सिस के सिमेट्रिक जो यूनिट वेक्टर होता है उसको j से लिखते हैं, और z एक्सिस के सिमेट्रिक जो यूनिट वेक्टर होता है उसको k से लिखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, x कोऑर्डिनेट के साथ i, y कोऑर्डिनेट के साथ j और z कोऑर्डिनेट के साथ आपको k लगा देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने pv मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ a। तो x के साथ हमने i, y के साथ मैंने j और z के साथ हमने क्या लगा दिया है, k। तो ये क्या बन गया, इसका पोजिशन वेक्टर। वास्तव में पोजिशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से जो पोजीशन होती है ना उसको डिनोट करता है पोजीशन वेक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बनाना आना चाहिए, कुछ भेद नहीं है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के साथ आप आई जे के लगा देंगे बस। जैसे ही हमने देखिए बी का पोजीशन वेक्टर बनाया, इसके जो ये कोऑर्डिनेट थे इनके साथ हमने आई जे के लगा दिया और ये इसका क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। तो पहली बात हमने समझ ली कि पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं। उसके बाद आता है वेक्टर कैसे कैलकुलेट करें। जैसे ये ए बी वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है, तो वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका है कि टर्मिनेटिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, मतलब पिछले वाले में से अगले वाले के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि इसमें से जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर, आई के साथ में रख के आई कॉमन कर लिया, जे को साथ में रख के जे कॉमन कर लिया और के को साथ में रख के के कॉमन कर लिया। तो ऐसा करने से ये हमारे पास क्या आ गया, एक वेक्टर आ गया है। अब इसके बारे में और स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर ये आई के साथ जो है, जे के साथ जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या होते हैं, स्केलर होते हैं, काउंटिंग के नंबर होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे कि यहाँ देखिए एक एग्जांपल लिया है हमने, ये ए बी कोई एक वेक्टर है, तो इसमें आई जे के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 3 4 दिखाई दे रहा है। तो ये आपके क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट। और इनके साथ अगर हम आई जे और के भी ले लें तो इनको क्या बोलेंगे, वेक्टर कंपोनेंट। तो सेम यहाँ पर है, देखिए स्केलर कंपोनेंट ये थे, इनके साथ आई जे के ले लिया तो ये क्या बन गए, वेक्टर कंपोनेंट बन गए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं पर बेस क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं भाई, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को भी हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। यानी कि जो अभी आप पढ़ के आए हैं ये डायरेक्शन रेशियो, सॉरी स्केलर कंपोनेंट आई जे के साथ जो थे यही आपके स्केलर कंपोनेंट थे, और इन्हीं को आप क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो मैंने इनको ए बी सी से लिख लिया है और हमारे पास नया वेक्टर क्या बन गया, ए आई बी जे और सी के। ठीक है, अब इसकी स्टडी करेंगे हम। हमने x2 माइनस x1 को, इसको a लिख लिया है, इसको b लिख लिया है, इसको c लिख लिया है। ठीक है, तो याद रखें आप, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं किसके, वेक्टर के, और इनको किससे डिनोट किया जाता है, a b c से डिनोट किया जाता है। तो अब ये वेक्टर इस टाइप का दिख रहा है आपको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिनोट करते हैं मोड से, ही हम पीछे पढ़ चुके हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो स्क्वायर रूट आई के स्केलर का स्क्वायर, जे के स्केलर का स्क्वायर और के स्केलर का स्क्वायर कर देंगे और इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो इस वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। आगे पढ़ते हैं हम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ये वेक्टर है, इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप इस वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। देखिए यही तो किया है हमने,
ए बी वेक्टर को ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने पर ये जो रिजल्ट बना ये आपका एक यूनिट वेक्टर होगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो 1 आएगा। अब हमने क्या किया है, इस चीज़ को सेपरेट करके लिख दिया है, ए के नीचे अलग, बी के नीचे अलग और सी के नीचे अलग। ठीक है, अब ये जो है ना ये आपके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। यानी कि यूनिट वैक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, और वैक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। वैक्टर के कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो और यूनिट वैक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए ये बन गया आपके डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो अभी आप पढ़ के आ रहे हैं ये आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है, ये आई जे के को छोड़ करके जो है ये आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने एल एम एन लिख रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनमें एक रिलेशन होता है, आपको पता है ये क्या थे, ये यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट थे। तो भाई यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसलिए इनके स्क्वायर का सम कितना होगा, 1 होगा। यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 1। तो ये रिलेशन हमारा यहाँ से बन के आया। अब कई बार क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन एंगल दे करके भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपकी तीनों एक्सिस है और यहाँ पर एक ये हमने वेक्टर लिया है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एल्फा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने किससे लिख दिया है, गामा लिख दिया है। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकाले तो कोसाइन में कोस आ रहा है ना, तो कोस से ही कैलकुलेट होते हैं, इसलिए इनको कोसाइन बोलते हैं। तो एल आपका क्या होगा, कोस एल्फा, एम क्या होगा, कोस बीटा, और एन क्या होगा, कोस गामा। तो एल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी, इनकी वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। अगर इन्हीं को हम इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो एल की जगह हमने कोस स्क्वायर एल्फा, एम की जगह कोस स्क्वायर बीटा और एन की जगह कोस स्क्वायर गामा लिख दिया, तो ये एक नया रिलेशन आ गया। ये रिलेशन डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब इस रिलेशन को हम साइन में और कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए ये 1 प्लस का, यहाँ पर भी 1 प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का 1, तो ये प्लस का 3 हो गया और ये तीनों माइनस के थे। अब इनको हम इधर ले जाते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसलिए ये 2 लिख रखा है। और ये तीनों इस साइड में जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो ये इधर हमने प्लस के लिख दिए हैं। तो ये एक नया रिलेशन बन गया, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी के साथ इस पर एक चीज़ और भी हम स्टडी कर लेते हैं कि इक्वली इंक्लाइंड। तो कभी भी आपको ये बोला जाता है कि कोई वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका मतलब तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे तो इसका मतलब एल एम एन भी इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों कोस से ही कैलकुलेट होते हैं। अब ये रिलेशन आपका क्या बन जाएगा भाई, आप तीनों की जगह क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। तो तीनों की जगह एल लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब ये बन जाएगा 3l स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो एल की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, एल की वैल्यू आपके पास आएगी +-1/√3, यानी कि एल भी आपका क्या होगा, +-1/√3, एम बी और एन बी। तो कभी भी आपको से पूछा जाए कि तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है तो डायरेक्शन कोसाइन आपके ये होंगे। ठीक है, ये भी डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, एक तरीके से आपके क्वेश्चन ही सोल्व होने लग रहे हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे भी पूछा जा सकता है। रेशियो आपको गिवन मिलेगा, तो जब भी रेशियो गिवन हो और कोई भी मिड पॉइंट यानी कि मिड वेक्टर के पोजीशन वेक्टर, मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपसे पूछा जाए तो उस केस में हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इंटरनली में तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है, और एक्सटर्नली में क्या आएगा, बीच में माइनस। तो कम ही चांस होते हैं इस पर क्वेश्चन बनने के, तो आप खाली फॉर्मूला लर्न करें, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं अगर बनते हैं तो। उसके अलावा मिड पॉइंट अगर कैलकुलेट करना हो आपको, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दोनों वेक्टरों का सम और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हम देख लेते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब 2 टाइप से आप वेक्टरों का प्रोडक्ट करा सकते हैं। तो एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसी का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो क्वांटिटी होती है, मतलब जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, काउंटिंग का नंबर आता है। और डॉट प्रोडक्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉट से लिखा जाता है, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, यानी कि आई जे के में आंसर आएगा, और इसको क्रॉस से डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 स्टडी करते हैं दोनों की।
तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होता है भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला आप लर्न कर रहे हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं कोस थीटा कैलकुलेट करूँ तो कोस थीटा का रिजल्ट क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो कोस थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा भाई, कोस थीटा इक्वल्स टू आ गया ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम 3D के अंदर भी करेंगे। जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तब आप इस रिजल्ट का यूज करेंगे। इस पर हम कुछ खास केस देख लेते हैं कि थीटा अगर 90 डिग्री हो तो पहली बात ही आ जाती है कि थीटा आपको 90 डिग्री लेना कब है। तो अगर क्वेश्चन में बोला गया है परपेंडिकुलर तो थीटा 90 डिग्री है, ऑर्थोगोनल बोला गया है तो भी थीटा 90 डिग्री है, ऑर्थो नॉर्मल बोला गया है या नॉर्मल बोला गया है, राइट एंगल्ड बोला गया है, इनमें से कोई भी बात आपको क्वेश्चन में नजर आए तो इसका मतलब थीटा आपका 90 डिग्री है। और थीटा अगर 90 डिग्री है तो आपको पता है कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये दोनों इधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0, यानी कि ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रखें। जब भी आपको बोला जाए परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल, नॉर्मल या राइट एंगल, तो आपको समझ जाना है कि ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है भाई। इसके अलावा सेम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट ए क्या होगा, तो देखिए ए तो आपका ए था, मोड ए लिख दिया, बी भी आपका अब ए हो गया तो मोड ए लिख दिया। और कोई भी वेक्टर अपने आपके साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए हमने 0 लिख दिया। कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो और मोड ए को हम क्या लिख सकते हैं, मोड ए का स्क्वायर। तो सेम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो ऐसे हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट वेक्टरों को भी कि आई डॉट आई, अब अपने पढ़ा सेम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, मोड आई का स्क्वायर। अब आई क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, इसलिए आई डॉट आई कितना होगा, 1। सेम ऐसे ही जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। लेकिन आई डॉट जे यानी कि डिफरेंट हो तो आई डॉट जे क्या होगा, आपका 0 होगा। क्यों होगा 0 भाई, क्योंकि आई जो है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और जे जो है वो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो आई डॉट जे भी 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा और के डॉट आई भी 0 होगा, यानी कि डिफरेंट वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और सेम वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थीटा अगर आपका 0 डिग्री हुआ तो 0 डिग्री कब होगा, जब पैरेलल बोला जाए या लाइक बोला जाए तो थीटा आपका 0 डिग्री होगा। और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, मोड ए मोड बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमने दो वेक्टरों को लेट कर लिया है। अगर मान लीजिए आपको ए वेक्टर ये गिवन है, बी वेक्टर ये गिवन है, यानी कि ए बी वेक्टर आपको आई जे के की फॉर्म में अगर गिवन है तो उनका डॉट प्रोडक्ट या फिर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। तो देखो ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ अगर हम डॉट कराते हैं तो आई का स्केलर आई के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a1 a2, जे का जे के साथ b1 b2 और के का के साथ, क्योंकि डिफरेंट के साथ उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। इसलिए आई का आई के साथ करना है, जे का जे के साथ और के का स्केलर के साथ, यानी कि ए डॉट बी आपके पास क्या आ जाएगा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आ जाएगा इनका प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं वो फॉर्मूला हमारा ऊपर क्या था, ए डॉट बी की वैल्यू ये आई, नीचे क्या था, मोड ए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर अभी पढ़ा था मैंने मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो आप डायरेक्ट एंगल फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। क्या गिवन हो तो आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या उनके साथ आई जे के लगा करके वेक्टर बना ले और वेक्टर वाला जो ऊपर हमने रिजल्ट पढ़ा था उसका भी यूज आप कर सकते हैं। अब इस पर कुछ स्पेशल केस देखते हैं कि थीटा अगर आपका 90 डिग्री हुआ तो आपको पता है कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये दोनों इधर आके 0 हो जाएंगे, तो ये रिजल्ट आपका किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्योंकि इधर ये 0 ये दोनों इधर आके 0, तो यही बचा। तो ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो ये कंडीशन कब होती है, जब थीटा आपका क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार बन जाते हैं, लैम्डा वगैरह की वैल्यू पूछ ली जाती है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, आप याद रखें, यानी कि उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही आपका जो है इस रिजल्ट को हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। इस रिजल्ट में अगर हम सेपरेट डिवाइड कर दें तो ये a1 अपॉन में, और ये रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, तो इनको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आपका डायरेक्शन कोसाइन में भी चेंज हो सकता है, यानी कि ये रिजल्ट बन जाएगा आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2
प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। अब इसमें हम थीटा अगर 90 डिग्री देखें तो कोस 90 की वैल्यू वही आपकी क्या हो जाएगी 0, तो L1 L2 m1 m2 n1 n2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन हमारे पास आई। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये A वेक्टर था आपके पास, ये B वेक्टर था, हमें क्या करना है इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने इनका कराया डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में यहाँ आई का स्केलर 1 है, यहाँ आई का स्केलर 1 है, तो 1 इंटू 1 आई का स्केलर आई के साथ और जे का स्केलर जे के साथ, तो यहाँ जे का 2 है, यहाँ पर जे का -2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। ऐसे के का यहाँ पर 2 है और ये भी 2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 - 4 + 1 यानी कि 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 आ गई। ऐसे ही मोड ए कैलकुलेट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आएगा 3। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है स्क्वायर रूट आई के स्केलर का स्क्वायर, जे के स्केलर का स्क्वायर और के स्केलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर √9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। ऐसे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं आई के स्केलर का स्क्वायर, जे के स्केलर का स्क्वायर और के स्केलर का स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा √9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपके पास 3। तो यहाँ से हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू भी आ गई, मोड ए भी आ गया, मोड बी भी आ गया। इनकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ से रिजल्ट मिला 1/9। और आपको पता है कोस की वैल्यू टेबल में 1/9 होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे कोस को इधर भेज के इन्वर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती है जो टेबल में होती है तो हम देख लेते हैं कितने डिग्री पर होती है और वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है आपको। कोई भी दो वेक्टर आपको ये गिवन है, तो ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी और परपेंडिकुलर हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल होता है। डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होता है इक्वल। तो यहाँ पर हमने A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों क्या होंगे इक्वल। ये आपका A1 B1 C1 और आई जे के साथ और A2 B2 C2 हो जाएंगे। इनकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से इन दोनों को आप इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। अगर यही वेक्टर आपके परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट करा लेंगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो और इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 होगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 26। तो पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल होगा और परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी, यानी कि दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में उनका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही बी ऑन ए हो तो ए डॉट बी अपॉन में मोड बी, यानी कि ऑन के बाद जो होगा ना उसका मैग्नीट्यूड आपको नीचे लिखना है। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको रिजल्ट याद रखने हैं। उसके बाद चलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट पर। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर, और आपको पता है यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि ए क्रॉस बी को इसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दे तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो एन कैप की जगह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो एक तो आपको अलग से इस चीज़ को याद रखना है, जब भी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछा जाए तब आपको ये चीज़ यूज करनी है। क्यों भाई, परपेंडिकुलर में ऐसा क्या हो गया, तो देखिए दो वेक्टरों का जब भी हम क्रॉस कराते हैं ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है ना, तो वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये सी ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा जाए तो आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे। अगर यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड से साथ के साथ डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि ये रिजल्ट आपके पास बना परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, ए इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या बना, मोड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा को कैलकुलेट करें तो ये दोनों इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। तो इस रिजल्ट का भी यूज आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डॉट प्रोडक्ट वाला रिजल्ट यूज करें, क्योंकि वो ईजिली हो जाता है। इसमें आपको मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी एंगल निकालना हो तो दोनों में से किसी भी रिजल्ट का आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम, इस पर कुछ कंडीशन ले रहे हैं। तो कंडीशन में सबसे पहले ले रहे हैं हम कि थीटा अगर आपका 90 डिग्री हो तो भाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये दोनों इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये कंडीशन आपके पास बन जाएगी, मोड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद अगर थीटा आपका 0 डिग्री हो तो इसमें सारी बातें वही है, और ऑर्थोगोनल हो, परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, राइट एंगल्ड हो, तब आपका थीटा 90 डिग्री होता है। और थीटा आपका 0 डिग्री कब होगा, जब लाइक वेक्टर हो या कोलिनियर वेक्टर हो। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, ये दोनों इधर आके 0 हो जाएंगे, यानी कि मोड ए क्रॉस
क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा 0, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 केवल तभी होता है जब वो वेक्टर ही 0, यानी कि ए क्रॉस बी 0 होगा। और ए क्रॉस बी 0 कब होगा, जब या तो ए वेक्टर 0 होगा या फिर बी वेक्टर 0 होगा या थीटा आपका 0 होगा। तो कोई भी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट केवल तभी 0 होता है जब उनका थीटा 0 हो। थीटा 0 पैरेलल के केस में भी होता है, या फिर दोनों में से एक वेक्टर क्या हो 0 हो, या फिर दोनों वेक्टर 0 हो। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए अगर आपको वेक्टर आई जे के की फॉर्म में गिवन है, ऐसे ए जे के की फॉर्म में गिवन है और उनको आपका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे और इसकी फर्स्ट रो को क्या रखेंगे आई जे के। डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ चुके हैं, 4th चैप्टर था हमारा जिस पर वीडियो पहले ही बना चुका हूं मैं। तो देखिए फर्स्ट रो जो है वो आपकी क्या रहेगी आई जे के रहेगी, और ए वेक्टर से हम क्या बनाएंगे सेकंड रो, यानी कि इसके स्केलर से a1 b1 c1, और बी वेक्टर से क्या बनेगी थर्ड रो a2 b2 c2। अब इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे भाई। एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, आई के लिए सोल्व करेंगे, ये कॉलम ये रो डिलीट हो जाएगी, ये पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो एक्सपेंड करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो 4th चैप्टर की वीडियो आप एक बार देख लें। और एक्सपेंड करने से इसमें क्या होगा ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ जाएगा। इस पर बेस हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे ये ए वेक्टर है आपके पास, ये बी वेक्टर है, आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो हम क्या बनाएंगे, एक डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, इसकी फर्स्ट रो क्या होगी हमारी आई जे के होगी, ए वेक्टर के स्केलर से क्या बन जाएगा आपका सेकंड रो बन जाएगी, और बी वेक्टर के स्केलर से क्या बन जाएगी आपकी थर्ड रो बन जाएगी। अब इसको हम फर्स्ट रो से जब एक्सपेंड करेंगे और इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो एक्सपेंड करना अगर आपको नहीं आता तो 4th चैप्टर की वीडियो आप एक बार देख लें। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है यहाँ पर जो डायरेक्ट इन पर क्वेश्चन बनता है। ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जाता है और उसकी साइडें आपको गिवन है ए और बी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा 1/2 मोड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। अगर पैरेललोग्राम का एरिया आपसे पूछा जाता है तो उसका रिजल्ट होगा 1/2 मोड ऑफ ए क्रॉस बी, लेकिन ए और बी यहाँ पर क्या होंगे आपके डायगोनल होंगे। तो डायगोनल अगर गिवन है तो ये रिजल्ट लगाएंगे पैरेललोग्राम के। अगर पैरेललोग्राम की आपको साइड गिवन है, ए और बी क्या है आपकी साइड है, और एक ऐसी साइड होनी चाहिए एडजेसेंट साइड होनी चाहिए जो एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उस केस में रिजल्ट ये होगा, यानी कि हाफ हट जाएगा बस। ठीक है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला और डायगोनल वाला फॉर्मूला पैरेललोग्राम का सेम है, अगर हाफ हटा दे तो साइड का फॉर्मूला बन जाता है। तो ऐसे कंपेयर करके आप याद कर सकते हैं इसको। एक चीज और याद रखेंगे कि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही है, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब ए डॉट बी निकालें या बी डॉट ए निकालें रिजल्ट सेम होगा, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, ये इसके नेगेटिव के इक्वल होता है, क्योंकि दो रो आपस में क्या हो जाती है इंटरचेंज हो जाती है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो आपको पता है भाई ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। अब इसमें मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं तो रिजल्ट कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। इसका भी हमने क्या कर दिया है स्क्वेयर, यहाँ पर इन सभी का क्या कर दिया है स्क्वेयर कर दिया है। अब कोस स्क्वेयर को हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वेयर, और इस चीज को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है, अब देखिए इन सभी का स्क्वायर था अलग अलग, तो इनको हमने कॉमन स्क्वायर लिख दिया है। अब ये अंदर जो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया हमने मोड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसा करने से ये एक रिलेशन बन गया किसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और इनके मैग्नीट्यूड में। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, चार चीजें यहाँ पर है, ए डॉट बी है, मोड ए है, मोड बी है और ए क्रॉस बी है। तो इन चारों में से 3 की वैल्यू आपको गिवन होगी और 4th की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ऐसे इस रिलेशन पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।